नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस बुलेटिन में आप देखेंगे खबर रफ्तार से भी और विस्तार से भी। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। काफी खास उनका विदेशी दौरा रहा है अभी तक का। डेनमार्क में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की भी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समकक्ष पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके बाद पीएम ने डेनमार्क में मौजूद भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने भारत माता की जय के नारे से अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम फ्रेडरिक्सन का यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की भी ताकत बढ़ती है। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। पीएम मोदी के संबोधन से पहले डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने लोगों को संबोधित किया और भारत के साथ दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का शुक्रिया जो डेनमार्क में रहते हैं और यहाँ के समाज में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। पीएम मोदी की अभी तक की विदेशी यात्रा सफल रही है और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस का जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट में बढ़त कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा करके इसे 4.40% तक कर दिया है। एक मिनट में विस्तार से रफ्तार से देखिए खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान जारी किया है और कहा कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और गति में धीमापन देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। कमोडिटी मार्केट में भी कमी देखने को मिल रही है। मॉनेटरी नीति पर रूल बुक के हिसाब से काम नहीं होता है। आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया कि रेपो रेट में 0.40% की बढ़त की जा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो भी 0.50% बढ़ाकर 4.50% कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा करके इसे 4.40% कर दिया है, जिससे बैंकों सहित आम लोगों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा होगा, जिसका बोझ ग्राहकों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, लिहाजा ये फैसला लिया जा रहा है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल स्थितियों के मुताबिक भी देश में नीतिगत दरों में बदलाव करना जरूरी हो गया था। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है और इसका असर किस तरह से रहता आने वाला वक्त बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहादुर की बात करेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश बहादुरगढ़ में फुटवेयर क्लस्टर और टुडे फुटवेयर फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों से रूबरू हुए और इस बातचीत के दौरान हरियाणा में किस तरह विकास आगे बढ़ रहा है इस पर भी बातचीत की। जूते चप्पल बनाने वाले उद्योगपतियों को फुटवेयर में गुणवत्ता मेंटेन करनी होगी। गुणवत्ता के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री को बीआईएस स्टैंडर्ड के अंदर लाया जा रहा है। ये कहना है उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश का। वो बहादुरगढ़ में फुटवेयर क्लस्टर और टुडे फुटवेयर फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पाद में गुणवत्ता मेंटेन करना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों को सस्ते उत्पाद मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश का कहना है कि हरियाणा प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बेहतर विकास हो रहा है। वहीं उद्योगपतियों ने बीआईएस स्टैंडर्ड लागू करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि बीआईएस स्टैंडर्ड लागू होने से छोटे उद्योगपतियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बीआईएस स्टैंडर्ड मुद्दे का समाधान करें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उद्योगपतियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सरकार देश भर में फुटवेयर इंडस्ट्री में 1 जुलाई से बीआईएस स्टैंडर्ड लागू कर रही है। उद्योगपति ने मंत्री सोम प्रकाश से राहत की मांग की। उन्होंने सरकार से उद्योगों की मदद करने की भी मांग की। उद्योगपतियों को केंद्रीय राज्य मंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब आश्वासन तो मिला है, लेकिन ये आश्वासन पूरा होता है ये भी उद्योगपति आने वाले वक्त में ही जानेंगे।
उदय भान जो कि आज हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद ग्रहण करने की प्रक्रिया को लगभग पूरी कर चुके हैं। उदय भान के कांग्रेस अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले बयानबाजी खूब हुई है। इसका दौर ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के नए हरियाणा अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है। उदय भान शाम हरियाणा कांग्रेस का पद ग्रहण करने वाले हैं। हाल ही के दिनों में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हरियाणा कांग्रेस में रार भी देखने को मिली थी, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। इस हाल से बीजेपी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा सियासी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रधान बदलने से कांग्रेस के हालात बदलने वाले नहीं है। कांग्रेस जो है वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से धड़ों में बटी हुई पार्टी है सारी की सारी, और उनके बीच में अभी तक भी किसी तरह का कोई समन्वय या कोई क्या बोलेंगे इसको, धड़ों की राजनीति का कोई समाधान पार्टी नहीं निकाल पाई। यही वजह है कि कांग्रेस से शासित जितने भी राज्य थे, उन राज्यों में कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। ठीक यही बात हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कह चुके थे। हरियाणा की राजनीति में उबाल है, मुद्दा कोई भी वार पलटवार हो ही जाता है। बहादुरगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राज्य मंत्री अनुप धानक ने एक बातचीत की है और नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी किया। और आज की बात करें तो आज भी पंचकुला में एक बड़ा मंथन हुआ, लेकिन पहले के मंथन में क्या कुछ हुआ, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। हरियाणा में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनुप धानक बहादुरगढ़ में जेजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। बहादुरगढ़ के 31 वार्ड के सीनियर कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर उन्होंने राय मशवरा किया, साथ ही उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा कि पार्टी अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के सहारे मैदान में उतरेगी। जो भी वार्ड वाइज जो सारे साथी आए हैं, मैं इनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूं और उनकी समस्याएं सुन करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। भाई बहादुरगढ़ के अंदर वार्डों में जो भी किसी भी वार्ड में कोई समस्या है। अनुप धानक ने दम भरते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में जेजेपी बहादुरगढ़ के सभी वार्डों में जीत हासिल करेगी और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद ही कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएंगे। हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां प्रदेश भर में तेज हो गई हैं, इसलिए अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। वैसे तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत गहराई से मंथन कर रही है और निकाय चुनाव उनके लिए कितना जरूरी है वो बता भी रही है। लेकिन साथ ही सदस्यता ग्रहण जो कार्यक्रम है वो भी जेजेपी चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टी से बाकी लोग भी जुड़ सके। अब बात करेंगे उन किसानों की जो एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन किसानों की जो किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने चेता दिया है कि लखीमपुर खीरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो किसान एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में अपने पक्के मोर्चे बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए प्रकरण के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय उर्फ टैनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान काफी लंबे समय से सरकार पर हमलावर है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एक बार फिर से सोनीपत से लखीमपुर खीरी रवाना हुए हैं। लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सोनीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार और सरकार के अधिकारी लखीमपुर प्रकरण के पीड़ितों पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता पहले तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और बाद में वो जेल में बंद किसानों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी जानेंगे। तो अपनी ओर से अब किसान संगठनों ने चेता तो दिया है सरकार को, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नजरअंदाज किया जाता है, यह देखने वाली बात है। अब आगे बढ़ेंगे, हरियाणा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस का दिल्ली से लेकर सोनीपत, पानीपत, करनाल के अलावा कई जगहों पर
एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदयभान बने हैं। ऐसे में पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ एक बड़ा रोड शो या यूं कहें कि मेगा शो निकाला। कांग्रेस आलाकमान में हरियाणा में होटल के पूर्व विधायक उदयभान को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में उदयभान दिल्ली से चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए निकले और हरियाणा के सोनीपत जिले में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान तीनों नेताओं ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को सिरे से नकार दिया। हरियाणा की जनता जीटी रोड पे उमड़ के आई है। स्पष्ट है कि भाजपा जजपा की इस नाकारा सरकार से हर वर्ग आज त्रस्त है। हरियाणा परिवर्तन चाहता है और कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक विकल्प उस परिवर्तन के लिए दिया है। एक ऐसी टीम बनाई है, आने वाले समय में ये टीम जनता की लड़ाई लड़ेगी और हरियाणा के अंदर परिवर्तन लेके आएगी। आज में सरकार फेल, भ्रष्टाचार में सरकार फेल, बेरोजगारी की समस्या में सरकार फेल। ये एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग को चोट पहुंचाई है। इस दौरान दिल्ली के बाद सोनीपत, पानीपत और करनाल में कार्यकर्ताओं की भारी संख्या इस कारवां से जुड़ती नजर आई। इस दौरान तीनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब कांग्रेस के विरोधी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि हुड्डा और दीपेंद्र का रोड शो था या हरियाणा कांग्रेस का था, क्योंकि बड़े बड़े सवालों का सामना अब पिता पुत्र की जोड़ी को करना है। आगे बढ़ते हैं। सिरसा में मनरेगा मजदूरों को मनरेगा का काम ना मिलने से गुस्साए मजदूरों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर दिया। सिरसा के गांव बप्पा में मनरेगा मजदूरों को मनरेगा का काम नहीं मिलने से गुस्साए मजदूरों ने सिरसा के डीसी दफ्तर पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा और हरियाणा सरकार से मनरेगा के तहत काम देने की मांग की। साथ ही मजदूरों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर प्रशासन ने जल्द गौर नहीं किया तो जल्द ही किसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मजदूरों ने बताया कि लंबे समय से मनरेगा का काम उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको काम मिल जाता है और तुरंत 2-3 महीने के बाद फिर से काम बंद हो जाता है। मजदूरों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें निरंतर काम मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सके। मनरेगा का काम भी नहीं चल रहा, तो अब ये सारे मजदूर हैं बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। गाँव में जो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से वो भी सही तरह से नहीं पहुंच रहा, तो अब ये इनके पास शाम को खाने का, बच्चों को पालने का बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मनरेगा मजदूरों ने प्रशासन से गुहार तो लगाई है, लेकिन क्या इनकी सुनी जाती है? क्या एक बार फिर से इनको काम मिलता है? नहीं, ये प्रशासन पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में पानी की होंदी में पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के बच्चे की गिरकर डूबने से मौत हो गई। यानी एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही बताई गई है। इस वजह से एक और जिंदगी खत्म हो गई। नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक और जिंदगी खत्म हो गई। ताजा मामला एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके का है, जहां नगर निगम की सरकारी नर्सरी में बनी हुई 5 फुट गहरी पानी की होंदी में पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के बच्चे की गिरकर डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि होंदी पौधों को पानी देने के लिए बनाई गई थी। पानी के टैंक के पास बने मंदिर में रहने वाले 2.5 साल के पुजारी के बेटे की खेलते समय टैंक में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। MCF ही है जो काम ना कर रही, इन फीवर के ढक्कन ना देख रही, ना इन्हें लगवा रही ढंग से, तो इसका मेन तो कारण यही है। उस हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि आज से जब बड़े होंगे तभी ये इनकी आंखें खुलेंगी, तभी ये कोई काम कर पाएंगे। तो प्रशासन नहीं है, नगर निगम ही है जो काम नहीं करता, टाइम से लापरवाही बरत रहा है। सामान उनको मिलता है, टक्का मिलते हैं, उनको लगवाए। पिछले 1 महीने में दर्जन भर हादसे नगर निगम की लापरवाही के चलते फरीदाबाद में हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम अपनी लापरवाही करने से पीछे नहीं हटता और न ही अधिकारियों की तरफ से इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा। अनिल लाठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। बात करेंगे पलवल की। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और जाहिर तौर पर उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम वैशाली सिंह ने बताया कि दुकानदारों ने दुकानों के सामने सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण हटाने के पिछले 1 हफ्ते में बुनियादी करवाई जा रही है ताकि दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटा लें। इसी कड़ी में मेन बाजार कमेटी चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की मदद की गई। नगर परिषद के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि दुकानों के सामने जो अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत प्रभाव से हटाएं। हमने पिछले 1 हफ्ते से लगातार मुनादी कर रहा है। आज हमने एक वार्निंग की तरह एक्शन लिया है कि लोग अपना सामान अंदर रखें।
और आने वाले समय में हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि लोग इस पर अमल करें। एसडीएम वैशाली सिंह ने आमजन के आवागमन को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए दृष्टिगत से लोगों से भी आह्वान किया कि वो शहर के किसी भी मार्ग पर अतिक्रमण का हिस्सा न बने। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। उन्होंने बस चालकों से आह्वान किया कि वो सवारियों को बस अड्डों के निर्धारित स्थान से बिठाएं। बस अड्डा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस को खड़ी करके सवारी न लें। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें अभी तक। इस तरह की कार्रवाई का विरोध तो होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन को अपना पीला पंजा चलाना पड़ता है ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत तो गर्मी से दे दी है। लोग पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बदला तो थोड़ी राहत मिल ही गई है और तापमान गिर गया। दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से 45 के पास पारा देखने को मिल रहा था। लगातार पिछले कई दिनों से भीषण पड़ रही गर्मी की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फरीदाबाद में हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे और लगातार बिजली के कटों से भी उनकी परेशानी दोगुनी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट ली है अब उससे कहीं न कहीं उनको राहत मिलेगी। सही रहेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा और राहत मिलेगी लोगों को। जैसे कि पिछले दिनों में काफ़ी गर्मी हो रही थी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है महसूस। बाहर निकलते थे और गला सूख जाता था पानी के लिए, इतना बुरा हाल था फरीदाबाद में। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम है, अगर मौसम इसी तरह से रहता है तो लोगों को काफी फायदा गर्मी से मिलेगा। जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं तो मौसम इसी तरीके से रहता है तो उन्हें बिजली कट से भी परेशानी नहीं होगी। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। ये फौरी राहत है, लेकिन आने वाले वक्त में गर्मी फिर से बढ़ेगी, फिर मानसून का इंतजार भी किया जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह की, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रोहतक के बोर्ड परीक्षाओं की चेकिंग को लेकर एक छापेमारी की गई, जिसमें पाया गया कि कई शिक्षक घर ले जाकर कॉपी की चेकिंग कर रहे थे। ऐसे में जो छापा मारा उसका नतीजा क्या रहा, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं के बाद हरियाणा में 10वीं क्लास की परीक्षाओं के लिए 70 और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को चेक करने के लिए 39 मार्किंग सेंटर बनाए गए, लेकिन रोहतक के वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए मार्किंग सेंटर में काफी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने छापेमारी की तो काफी अनियमितताएं पाई गई। जगबीर सिंह ने बताया कि करीब दर्जन भर के करीब अध्यापक और अध्यापिका मार्किंग सेंटर में नहीं बल्कि घर ले जाकर आंसर शीट चेक कर रही थी, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन अध्यापकों के पास भी इस तरह की उत्तर पुस्तिकाएं उनके पॉलिथीन में पाई गई, तो इसमें हमने फिजिक्स की 26 उत्तर पुस्तिकाएं, केमिस्ट्री की 17, संस्कृत की 41 और सोशियोलॉजी की 10 उत्तर पुस्तिकाएं, कुल ये 94 उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों से पकड़ी गई हैं। वहीं बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन शिक्षकों ने लापरवाही बरती है उन सब के खिलाफ शिक्षा विभाग को लिख दिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। ये कार्रवाई दूसरे शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा सबक भी है और चेतावनी भी है। अब बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद के एंटी नारकोटिक्स सेल ने गांव बड़ोपल के पास स्थित एक ढाबे के सामने से 3 युवकों को गिरफ्तार किया और उनसे लाखों रुपए की हेरोइन बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद के 3 युवक बड़ोपल के पास एक ढाबे के पास खड़े हैं और उनके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार में से फतेहाबाद निवासी अमित, मुकेश और आकाश को पकड़ लिया। 3 युवक अमित कुमार, आकाश कुमार और मुकेश कुमार को एक गाड़ी में काबू करके उनसे 302 ग्राम हेरोइन बरामद की है और उन्होंने पूछताछ कर बताया कि वो ये हेरोइन दिल्ली से लेकर आए और इन तीनों की साझी हेरोइन। हेरोइन का वजन करने पर 302 ग्राम हेरोइन मौके से बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया है। फतेहाबाद की डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि फतेहाबाद पुलिस की तरफ से अब तक बीते 4 महीनों में 84 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं और 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी से पूछताछ होगी और भी खुलासे होने की पूरी उम्मीद जताई गई है।
यमुनानगर में खबरें की खबर का असर हुआ है। दरअसल यमुनानगर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आता है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था और इस मामले में अब जाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने जब पूछताछ की उसके बाद एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्या यह खुलासा, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। कुछ दिन पहले ही यमुनानगर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया। करीब 8 से 10 लोगों ने इस युवक को लाठी डंडों और गंडासी से बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था। युवक उसको तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिखाया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूली है कि दोनों ने ही मिलकर पीड़ित की पिटाई की थी, लेकिन आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले जिस शख्स को पीटा गया उसने इन लोगों की पिटाई करवाई थी। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और लड़कों को भी बाकी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इनका गिरफ्तार करके हमने कोर्ट में पेश किया था आज, जिस पर हमने पुलिस 2 दिन का रिमांड लिया है। लिहाजा ये पूरा मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। मामला बेशक आपसी रंजिश का हो, लेकिन कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप सरेआम किसी की भी पिटाई कर दें। फतेहाबाद के रतिया में सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर आरोप यह था कि प्राचार्य ने स्कूल स्टाफ को प्रताड़ित कर दिया। स्कूल के मुखिया के तानाशाही रवैये से नाराज स्कूल स्टाफ ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया। फतेहाबाद के रतिया के एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर स्कूल स्टाफ ने प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा दिया। स्कूल के मुखिया के तानाशाही रवैये से खफा स्कूल स्टाफ आज धरने पर बैठ गया था और जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और समाधान का आश्वासन दिया। जानकारी यह है कि रतिया के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ प्राचार्य पर तानाशाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा चुका है। आरोप तो ये भी है कि आरोपी प्राचार्य ने पिछले 2 महीनों से वेतन भी रोका हुआ है, जबकि उसने अपना वेतन निकाल लिया था। इस प्राचार्य के अधीन रतिया के 4 स्कूल आते हैं जिनका वेतन आरोपी प्राचार्य द्वारा ही रिलीज किया जाता है। अब ऐसे में इन तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ही जांच के बाद कुछ कह सकते हैं। जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, चाहे वो बी ऑफिस से कलरक यहाँ भेज के या किसी कलरक को भेजकर और ये काम करवाएगा। इस मामले की सच्चाई जल्द ही सबके सामने होगी। क्या प्राचार्य वाकई में आरोपी है या उसे बदनाम किया जा रहा है? सवाल है, जवाब जांच का नतीजा ही बताएगा। 1 मिनट पर रिपोर्ट में आज के इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें।